हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो जल्दी से कॉपी पेन और बुक्स निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट में कैसे इलेक्ट्रिकल इवेंट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है सेल में, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इस बारे में। तो जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए और शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। और नोट्स आप खुद अपने हाथ से बनाएं और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। एंड तक आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ये है हमारा हार्ट। एसए नोड, एवी नोड, परकिंजे सिस्टम, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और ये परकिंजे फाइबर्स। ये है हमारा हार्ट और ये हार्ट के 4 चैम्बर्स। अब ये जो हमारा हार्ट है ये सेल से बना होगा, पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी है, वैसे ये भी सेल से बना होगा, मायोकार्डियल सेल्स जिसे कहते हैं हम लोग। तो मायोकार्डियल सेल में बहुत से मायोकार्डियल सेल से हार्ट बना होगा। अब हम अगर एक सेल की बात करें और इस एक सेल में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है ये समझ ले, तो हमें सारे सेल्स के एक्शन पोटेंशियल के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे जनरेट होता है, कैसे डीपोलराइजेशन होता है, कैसे रीपोलराइजेशन होता है, सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। तो अब हम सबसे पहले कोई एक सेल अपने हार्ट को देखेंगे कि उसमें कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिससे कि हमें बाकी के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने हार्ट की एक सेल बड़ी करके बनाएंगे और समझेंगे कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। तो ये है सेल। ये सेल इस समय रेस्टिंग स्टेज पे है। अब रेस्टिंग स्टेज पे है तो इस सेल का कोई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है किसी भी सेल का? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है हमारे किसी भी सेल का, किसी भी मायोकार्डियल सेल का -90 मिली वोल्ट। -90 मिली वोल्ट ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी इस सेल के का पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट है। और जब इस सेल को कोई स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट कौन करेंगे? आयंस स्टिमुलेट करेंगे, कोई भी आयंस जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। जब इस सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो इसमें एंट्री स्टार्ट हो जाएगी कैटाइंस की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि प्लस चार्ज सेल के अंदर आने लगेंगे और सेल हमारी माइनस से प्लस की तरफ बढ़ने लगेगी। अभी सेल के अंदर प्लस चार्ज नहीं है तो इसलिए सेल हमारा -90 मिली वोल्ट पे है, इसका पोटेंशियल माइनस में है, नेगेटिव में। लेकिन जब कैटाइंस की एंट्री स्टार्ट होती है तो सेल का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से सेल हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही हमारी कैटाइंस की एंट्री स्टार्ट हुई, हमारा जो सेल -90 मिली वोल्ट पे था, मिली वोल्ट पे, वो डिक्रीज होके -80, -70 पे धीरे धीरे कम होने लगा और एक टाइम के बाद ये पहुंच जाएगा -60 मिली वोल्ट पे, जो कि इस सेल का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे जैसे ही हमारी सेल पहुंचती है, वैसे ही सेल में प्रेजेंट सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं।
सेल में प्रेजेंट सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। इससे पहले जब हमारा सेल -90 मिलीवोल्ट पे था, -80 मिलीवोल्ट पे था, -70 मिलीवोल्ट पे था, तो ये जो पोटेशियम चैनल है ये क्लोज्ड था, जिसकी वजह से सोडियम अंदर नहीं आ पा रहे थे। और जैसे ही हमारी सेल -60 मिलीवोल्ट पे पहुंचती है, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम की एंट्री स्टार्ट हो जाती है सेल के अंदर, क्योंकि सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम। तो जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ से कम की तरफ हर चीज़ मूव करती है, सोडियम भी मूव करने लगेगा। सोडियम की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी सेल के अंदर, और जिसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल है सेल का वो जल्दी जल्दी डिक्रीज होने लगेगा। अभी तक धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन अब ये जल्दी जल्दी डिक्रीज होने लगेगा, और ये -50, 40, 30, 20, और एक टाइम आएगा कि ये 0 पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद ये हमारे जो मेम्ब्रेन है, पोटेंशियल है, वो पहुंच जाएगा +10 मिलीवोल्ट पे। यानी कि अब हमारी जो सेल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। सेल की नेगेटिव पोटेंशियल ख़त्म हो गया है, पॉजिटिव हो गई है हमारी सेल। उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, -10 में पहुंच गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। हमारी सेल डीपोलराइज हो गई है। डीपोलराइज होते ही यहाँ पे जैसे ही +10 पे हमारा पोटेंशियल पहुँचता है, सेल में प्रेजेंट कैल्शियम और पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही +10 पे हमारी सेल पहुंचती है, सेल में प्रेजेंट कैल्शियम और पॉजिटिव चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम और पोटेशियम चैनल्स, सॉरी, कैल्शियम और पोटेशियम चैनल ओपन होते ही जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है और सेल के बाहर कम। इस वजह से वो सेल के बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और सेल के बाहर जाना जैसे ही पोटेशियम स्टार्ट होगा, मतलब कि सेल के अंदर से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, यानी कि जो हमारी सेल है वो हल्की सी डीपोलराइज होना शुरू होगी। जैसे ही ये डीपोलराइज होना शुरू होगी, -0 पे पहुंचेगी, हमारे कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे, और जिससे कि कैल्शियम हमारा सेल के अंदर आने लगेंगे। अब ये कैल्शियम सेल के अंदर आने लगेंगे, क्योंकि कैल्शियम सेल के बाहर ज़्यादा होते हैं, सेल के अंदर कम होते हैं, तो ये कैल्शियम बाहर से अंदर एंट्री इनकी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही इनकी एंट्री सेल के अंदर स्टार्ट होगी, पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो जिसकी वजह से अब कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं दिखेगा हमें, कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं आ रहा है, जिसको कि प्लेटो फेज कहते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें फेज में हो रही हैं। अभी आप ये पहले ग्राफ देख लीजिए, ये ग्राफ बन जाए, फिर हम आपको इसे फेज के अकॉर्डिंग समझाएंगे कि किस फेज में क्या चीज़ें होती हैं, और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पोटेशियम बाहर जा रहा है और कैल्शियम की एंट्री हो रही है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। भाई पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ही अंदर आ रहा है, तो ना ही पोटेंशियल घटेगा ना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये देखिए स्टैटिक है, बराबर है। उसके बाद कुछ समय के बाद इस टाइम तक जो हमारे कैल्शियम चैनल्स हैं ये क्लोज्ड हो जाएंगे। जैसे ही ये टाइम आएगा, जो हमारे कैल्शियम चैनल्स हैं वो क्लोज्ड हो जाएंगे। और कैल्शियम चैनल बंद होने का मतलब है
कि पोटेशियम अभी भी पोटेशियम का ई फ्लक्स स्टार्ट है। पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर जा रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कि अब हमारी जो सेल का पोटेंशियल है वो फिर से डिक्रीज होने लगेगा, नेगेटिव में जाने लगेगा। तो ये धीरे धीरे दोबारा से नेगेटिव में जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की एंट्री बंद हो गई है, लेकिन पोटेशियम का ई फ्लक्स स्टार्ट है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। और पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो पोटेंशियल है सेल का वो दोबारा से नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर जा रहे हैं और अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो नेगेटिव पोटेंशियल फिर से बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते ये तब तक होता रहेगा जब तक कि ये दोबारा से -90 मिली वोल्ट पे नहीं आ जाता अपने रेस्टिंग स्टेट पे। और जैसे ही ये रेस्टिंग स्टेट पे आएगा, पोटेंशियल का ई फ्लक्स होना बंद हो जाएगा और हमारी जो सेल है वो दोबारा से रीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइजेशन हुआ था, उसके बाद हमारी सेल रीपोलराइज हो जाएगी, दोबारा से जहाँ पे थी वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो कुछ ये चीज़ होती है एक्शन पोटेंशियल में। हमारे एक्शन पोटेंशियल इस तरह हमारा काम करता है। अच्छा, ये तो बात थी एक सेल की। अब यही काम हमारे हार्ट के सभी सेल में होता है। कैसे होता है? अब ये सेल है हमारी, इसके बगल में दूसरी सेल होगी, उसके बगल में तीसरी सेल होगी, उसके बगल में और सेल्स होंगी, इधर भी इसी तरह सेल्स होंगी। तो जब भी सोडियम की एंट्री होती है हमारे मायोकार्डियल सेल में, एक स्पेशल गैप जंक्शन होता है जिससे कि सोडियम हमारा एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है। अब जब सोडियम एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है तो इसका मतलब कि इस दूसरे सेल में भी यही काम होगा। कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? सोडियम से। सोडियम की एंट्री हुई थी सेल के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। पोटेंशियल घटा था, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए, सोडियम की वजह से। सब किया धरा सोडियम का है। तो जब सोडियम एक सेल के अंदर ये काम कर रहा है तो दूसरे सेल में जब सोडियम पहुंचेगा तो उस सेल में भी यही काम करेगा। यानी कि जब भी एक सेल हमारी डीपोलराइज होती है तो वो अपने साथ की सारी सेल को डीपोलराइज कर देती है। तो इस तरह से एक्शन पोटेंशियल हमारा आगे बढ़ता है। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल वाला काम इसमें होगा, पोटेंशियल चेंज इसमें होगा, फिर उसके बाद इसमें होगा, फिर उसके बाद इसमें होगा। तो इस तरह से जो हार्ट के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह से काम करती है। अब यही सेम काम इसमें होगा, डीपोलराइज होगी, फिर प्लेटिव फेज आएगा, फिर रीपोलराइज हो जाएगी और यहाँ से कुछ सोडियम तीसरे सेल में चले जाएंगे, उस सेल में भी यही काम होगा। तो ये ग्राफ हमारा बनता है। अब आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये फेज़ में होती हैं। एक इसके होने के फेज़ तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है फेज़ 0 से। फेज़ 0, फेज़ 0। तो फेज़ 0 है हमारी ये वाली कहानी, जिसमें क्या हुआ था? फेज 0 में रैपिड डीपोलराइजेशन हुआ था। कैसे? सबसे पहले हमारे कुछ कैटाइंस की एंट्री हुई, जिसकी वजह से सेल का जो पोटेंशियल था वो -90 से डिक्रीज होने लगा, -80, -70, -60। -60 पे जैसे ही पहुंचा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था वो सेल का। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचते ही सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, जिसकी वजह से जो हमारी सेल का पोटेंशियल था वो +10 तक पहुंच गया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डीपोलराइज हो गई हमारी सेल। जब +10 पे पोटेंशियल पहुंच जाता है तो सेल हमारी डीपोलराइज हो जाती है।
तो ये था फेज 0 जिसमें हो रहा था रैपिड डीपोलराइजेशन। फेज 0 के बाद आता है हमारा फेज 1। फेज 1 में क्या होता है, बहुत ही हल्का सा, बहुत ही ज़रा छोटा सा रीपोलराइजेशन होता है, जो कि कहाँ हुआ था, यहाँ पे हुआ था। फेज 1, फेज 1 में रीपोलराइजेशन हुआ था, किस वजह से हुआ था, फेज 1, ये फेज 1 में रीपोलराइजेशन हुआ था किस वजह से, क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन हो गए थे और पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट हो गया था, पोटेशियम सेल के बाहर जाने लगे थे। सेल के बाहर जाने की वजह से जो हमारा पोटेंशियल सेल का जनरेट हुआ था +10, वो स्लाइट डिक्रीज होके 0 पे पहुंच गया, हल्का सा डिक्रीज हो गया था। तो ये था फेज 1। और जैसे ही ये 0 पे पहुंचता है, कैल्शियम की एंट्री स्टार्ट हो जाती है, कैल्शियम सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इस फेज़ को हम लोग कहते हैं, ये तीसरा फेज़ आता है हमारा, इस फेज़ को फेज़ 2, सॉरी ये फेज़ 2 है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू फेज़, फेज़ 2, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू फेज़। ये था हमारा प्लेट्यू फेज़, जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा था पोटेंशियल में, ना ही डिक्रीज हो रहा था ना ही इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि इस कैल्शियम और पोटेशियम चैनल दोनों ही ओपन थे। और इसके बाद हमारी लास्ट फेज आती है, जो कि होती है रीपोलराइजेशन की, फेज 3। फेज 3, ये फेज 3 आती है जिसमें कि हो जाता है रीपोलराइजेशन, यानी कि जो भी पोलैरिटी थी हमारे सेल की, नेगेटिव पोलैरिटी थी, सेल ने उसे रीगेन कर लिया, दोबारा से अटेन कर लिया, दोबारा से उसी पोटेंशियल पे पहुंच गई। इसलिए रीपोलराइजेशन, दोबारा से पोलराइज हो गई, वो नेगेटिव पोलराइज हो गई, तो रीपोलराइजेशन हो जाता है। -90 मिलीवोल्ट पे जब तक ना पहुंच जाए तब तक ये काम चलता रहता है, और -90 मिलीवोल्ट पे काम रुक जाता है। तो ये 3 फेज़, ये 4 फेज़ में ये काम होता है। तो अब आप लोगों को फेज़ भी पता चल गया, जब भी आप लिखिए तो ये फेज़ के अकॉर्डिंग लिखिएगा कि 0 फेज़ में क्या होता है, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फेज़ 3 में क्या होता है, उसके बाद ये डायग्राम बना दीजिए। तो इस तरह एक्शन पोटेंशियल हमारे सेल में जनरेट होता है। क्या काम हुआ था, कैसे साइकिल चली थी? सबसे पहले हुआ था डीपोलराइजेशन, सबसे पहले हुआ था डीपोलराइजेशन, उसके बाद क्या हुआ, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन। अच्छा, डीपोलराइजेशन कब कैसे हुआ था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हुआ था डीपोलराइजेशन, और फिर उसके बाद फिर से रीपोलराइजेशन हो गया था। ये कैसे हुआ था, स्टिमुलेशन की वजह से, कैटाइंस की एंट्री हुई थी जिसकी वजह से स्टिमुलेशन हुआ और हमारी सेल डीपोलराइज हुई, और उसके बाद फिर से रीपोलराइजेशन इसका हो गया। तो ये काम होता है हमारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में। अच्छा, इसके बाद अब आपको ये समझ में आ गया है, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि हर्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। अब हर्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, हर्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हर्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारा एओर्टा में जाएगा, लंग्स में जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ये काम कैसे होगा, सेल हमारी एक्टिवेट हो गई, एक सेल ने दूसरी सेल को एक्टिवेट कर दिया, दूसरे ने तीसरी सेल को एक्टिवेट कर दिया, इस तरह करके पूरे हर्ट की सेल धीरे धीरे एक्टिवेट होंगी, और जब वो एक्टिवेट होंगी तो वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। कॉन्ट्रैक्शन, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, दूसरी सेल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इस तरह करके सारी सेल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जो मसल्स है हमारी कार्डियक मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से हार्ट का चैम्बर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हार्ट का चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड है हमारा वो हार्ट से निकलेगा, निकल के लंग्स में जाएगा।
राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है। तो ये काम होता है। तो आइए ये देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। अब तो फेज़ 4 करके बहुत से बुक्स में लिखा होता है, बहुत से लोग भी बताते हैं कि फेज़ 4 होता है हमारा, जिसमें कि जो पेस मेकर होता है, पेस मेकर हार्ट का पेस मेकर क्या होता है? हार्ट का पेस मेकर किसे कहते हैं? किसी को पता है तो वो कमेंट्स में बताए कि हार्ट का पेस मेकर क्या होता है। जब तक हम इसे रफ करते मिटाते हैं और अपने आगे देखते हैं कि अब हमारा हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। बहुत ही आसान था ये। जो हमारा हार्ट का पेस मेकर है वो अब एक्टिवेट होगा, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद हमारे जो हार्ट के वेंट्रिकल्स, हार्ट के एट्रियम है, हार्ट का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक हार्ट बनाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा सा। तो ये बन गया हमारा प्यारा सा हार्ट, और ये है रहा हमारा ऐसे नोड। ये है हमारे हार्ट का ऐसे नोड, और यहाँ पे है हमारे हार्ट का एवी नोड, और ऐसे नोड को ही पेसमेकर कहा जाता है, हार्ट का पेसमेकर। ऐसे नोड को, इसको ऐसे नोड को हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है। अच्छा, ये रहा हमारा हार्ट का एवी नोड। परकिंजे सिस्टम अभी हम आगे बनाएंगे जब उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे हार्ट का पेसमेकर जो कि ऐसे नोड है, ये इसमें इम्पल्स जनरेट होती हैं। इसमें इम्पल्स जनरेट कैसे होंगी? एक्शन पोटेंशियल से। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था सब सेल में, वैसे ही जो ऐसे नोड की सेल है उनमें इम्पल्स जनरेट होंगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होगी। और इसकी इम्पल्स की वजह से जो हमारे हार्ट की बाकी सेल्स हैं, यहाँ पे भी सेल, हार्ट की सेल होंगी, ये ऐसे करके पूरे हार्ट में, पूरा हार्ट हमारे सेल से ही बना है। तो हार्ट में हमारे सेल्स, हमारी इन सेल्स में भी इम्पल्स का जनरेशन होगा, और जब सारी सेल्स हमारी में इम्पल्स का जनरेशन हो जाएगा तो हमारे जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो भी ब्लड एट्रियम में, राइट एट्रियम में है, वो हमारा चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और जो ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में था वो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वॉल्व्स ओपन हो जाएंगी और ब्लड हमारा चैम्बर से, एट्रियम से निकल जाएगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तभी वॉल्व्स ओपन होती हैं, तो ब्लड हमारा इन चैम्बर से निकल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो इम्पल्स जनरेशन है वो 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, 4 स्टेप में हमारा इम्पल्स जनरेशन होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में हमारे जो पेस मेकर है उसमें इम्पल्स का जनरेशन होगा।
पेसमेकर इम्पल्स जनरेशन। पेसमेकर में इम्पल्स का जनरेशन होगा। जो हमारा हार्ट का पेसमेकर है एसए नोड, इसमें इम्पल्स का जनरेशन होगा, जिसकी वजह से जो हमारा एट्रियम के सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इम्पल्स ऐसे हमारी पूरे एट्रियम में फैल जाएंगी एसए नोड के। अच्छा, जो इम्पल्स है वो हमारी इनवर्ड और लेफ्ट साइड में बढ़ रही हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जो हमारा एसए नोड है वो हमारे अपर साइड में, हार्ट के ऊपर साइड में, अपर साइड में और राइट साइड में प्रेजेंट होता है। राइट साइड में, अपर साइड में प्रेजेंट है। इस वजह से जो जनरेशन है, इम्पल्स है, वो हमारी कहाँ पे जा रही हैं? इनवर्ड और लेफ्ट साइड की तरफ जा रही हैं। उसके बाद जब हमारी एक्शन पोटेंशियल जो इम्पल्स है वो लेफ्ट एट्रियम में फैल जाएगी पूरी तरीके से, तो हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में फिल होने लगेगा। अच्छा, उसके बाद ये जो इम्पल्स थे, ये जो करंट था, करंट हमारा पहुंचेगा एवी नोड पे। अच्छा, ये जो एनुलस फाइबर है, जब करंट इस पे पहुंचता है, स्ट्राइक होता है, तो ये नॉन कंडक्टिंग है। करंट इस पे पहुंचता है और ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। यानी कि ये नॉन कंडक्टिंग है, ये करंट को कंडक्ट नहीं करेंगी, आगे बढ़ने नहीं देंगी, वो यहीं पे करंट को ख़त्म कर देंगी। तो करंट आगे बढ़ेगा कहाँ से? एवी नोड से। करंट को कौन कंडक्ट करता है? एवी नोड। लेकिन इसका कंडक्शन, एवी नोड का कंडक्शन स्लो होता है, स्लो कंडक्शन होता है। क्यों होता है? ऐसे ही फालतू में? कोई रीज़न होगा एवी नोड के स्लो कंडक्शन में? एवी नोड के स्लो कंडक्शन होने के पीछे कोई वजह होगी। तो वो वजह ये है कि अगर एवी नोड जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जल्दी से कंडक्शन एवी नोड में कंडक्ट कर ले करंट को, अब करंट को कंडक्ट करेगा तो यानी कि वो अपने अंदर करंट कंडक्ट करने के बाद वो आगे बढ़ाएगा, जिसकी वजह से करंट हमारे वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा और वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो एवी नोड है वो स्लो कंडक्शन करता है करंट का, ताकि जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में पूरी तरीके से फिल हो सके, उसे टाइम मिल सके कि वो पूरी तरीके से फिल हो जाए। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड वेंट्रिकल में फिल होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से एवी नोड, और ये काम अभी यहाँ पे चल रहा है, इसी के साथ साथ एवी नोड में करंट पास हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पास हो रहा है। जब एवी में करंट पास हो जाएगा तो करंट हमारा पहुंचेगा राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और जिसके बाद करंट हमारा पहुंचेगा परकिंजे फाइबर्स में, परकिंजे फाइबर्स में। और उसके बाद जो हमारा वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ब्लड हमारा यहाँ से लंग्स में चला जाएगा और यहाँ से एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी में। तो इसलिए एवी नोड का जो कंडक्शन है वो स्लो होता है, धीरे होता है, ताकि जो ब्लड है वो हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में पूरी तरीके से फिल हो जाए और तब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। अच्छा, एवी नोड में कंडक्शन हुआ, एवी नोड ने करंट को आगे बढ़ा दिया और वो करंट आ गया हमारा बंडल ब्रांच में। अब ये जो बंडल ब्रांच है इसमें कंडक्शन बहुत ही फास्ट होता है। एवी नोड में कंडक्शन स्लो हो रहा था, लेकिन परकिंजे फाइबर्स में जो कंडक्शन है वो बहुत ही फास्ट होता है। फास्ट इसलिए होता है ताकि, क्योंकि अब ब्लड इसके अंदर फिल हो चुका है। अब जो ब्लड फिल हुआ है वो लंग्स में जाएगा,
ताकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो सके, ऑक्सीजन उसे मिल सके, कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर से निकाल सके, और जो यहाँ पे ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है, वो बॉडी में पहुँच सके और बॉडी में जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सके, ऑक्सीजन दे सके, न्यूट्रिएंट वेस्ट मटेरियल ले सके, ये सारा काम कर सके। तो इसलिए जो परकिंजे फाइबर्स हैं हमारा, उनमें कंडक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, जल्दी कंडक्शन होता है, ताकि वेंट्रिकल्स हमारी अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये तो एक वजह थी। दूसरी वजह ये है कि जो हमारे सेल हैं, एवी नोड और एसए नोड, ये हमारे एक्टिवेट होते हैं कैल्शियम से। जब भी कैल्शियम की एंट्री होती है तब हमारे एसए नोड और एवी नोड एक्टिवेट होते हैं, और बाकी जो हमारे हार्ट के सेल हैं वो किससे एक्टिवेट होते हैं? सोडियम चैनल्स, सोडियम आयन से। तो सबसे पहले कौन ओपन होता है? सोडियम चैनल की कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल। तो इसलिए इनमें कंडक्शन जल्दी होता है, फास्ट कंडक्शन होता है, जल्दी करंट आगे बढ़ जाता है इनसे। लेकिन एसए नोड और एवी नोड ये हमारे एक्टिवेट होते हैं कैल्शियम से, कैल्शियम की वजह से। जब कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होती है, कैल्शियम की एंट्री होती है तब, तो वो तो काफ़ी बाद में होता है। अभी आपने एक्शन पोटेंशियल में देखा था, जब हम इससे पहले सेल में बता रहे थे, तो कैल्शियम चैनल बाद में ओपन हो रहा था, सोडियम चैनल पहले ओपन हो रहा था। तो ये भी वजह होती है इनके स्लो कंडक्शन की। अच्छा, अब हमारा स्टेप 1 था पेस मेकर का इम्पल्स जनरेशन। पेस मेकर में इस इम्पल्स जनरेट हो चुकी है। अब हमारी बारी आती है स्टेप 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि होगा एवी नोड इम्पल्स जनरेशन। स्टेप 2, एवी नोड इम्पल्स जनरेशन। एवी नोड, हमारे हार्ट का एवी नोड में इम्पल्स जनरेशन होगा, और इसके होने के बाद हमारी स्टेप 3 आ जाएगी, जो कि होगी एवी बंडल। स्टेप 3, इसमें क्या होगा? अब हमारा करंट पहुंच गया है एवी नोड से एवी बंडल में। एवी बंडल, अच्छा, एवी बंडल क्या था? एवी बंडल में इम्पल्स जनरेशन अब हमारे होगी। एवी बंडल, ये राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब करंट इसमें पहुंच गया। जब करंट हमारा बंडल ब्रांच में पहुंचता है तो वो सबसे पहले एक्टिवेट करता है, सबसे पहले करंट हमारा पहुंचता है सेप्टम में, मायोकार्डियल सेप्टम में। सेप्टम, ये जो बीच का पोर्शन है ये होता है सेप्टम, जो कि डिवाइड करता है हार्ट के 2 चैम्बर को। ये बीच वाला, ये हमारे हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स को आपस में डिवाइड करता है, अलग अलग करता है, उसे हम लोग सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम सबसे पहले जो करंट है वो हमारा पास होता है सेप्टम में। लेफ्ट बंडल ब्रांच से करंट पहुंचता है सेप्टम में, सेप्टम में। और जब सेप्टम हमारा करंट राइट बंडल ब्रांच में जाता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच में जाता है, तो सबसे पहले एक्टिवेट होता है सेप्टम। उसके बाद हमारा करंट पहुंचता है, स्टेप 4 आता है, जिसमें करंट पहुंच जाता है परकिंजे फाइबर्स में। तो करंट हमारा परकिंजे फाइबर्स में पहुंचता है, जिससे कि जो 4 स्टेप है, इस 4 स्टेप में परकिंजे फाइबर्स में इम्पल्स का जनरेशन होगा। परकिंजे फाइबर्स में इम्पल्स का जनरेशन होगा। फाइबर्स इम्पल्स जनरेशन। राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच में करंट पहुंचा, जिसके बाद अब जो करंट है वो हमारा परकिंजे फाइबर्स में पहुंच जाएगा। ये सारे परकिंजे फाइबर्स में करंट पहुंच जाएगा, इम्पल्स जनरेट हो जाएंगी, परकिंजे फाइबर्स के में इम्पल्स का जनरेशन हो जाएगा। और परकिंजे फाइबर्स में इम्पल्स का जनरेशन होता है तो क्या होता है? सबसे पहले हमारी ये आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे हार्ट में सेल होंगे, पता ही है आपको।
ये 3 सेल होते हैं हमारे हार्ट में ऐसे। तो सबसे पहले परकिंजे फाइबर्स में करंट पहुंचा, इम्पल्स का जनरेशन हुआ, जिससे कि करंट पहुंच गया हमारे हार्ट के सेल में। यानी कि जो करंट है वो कैसे मूव करेगा, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, और फिर उसके बाद इसी तरह करंट हमारा पहुंच जाएगा एपेक्स में, सॉरी बेस में। ये बेस है, ये एपेक्स है, इसे एपेक्स कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। तो वो करंट हमारा पहुंच जाएगा बेस में। इस तरह जो हमारी हार्ट के सेल हैं वो उनमें करंट पहुंचता है। मतलब कि सबसे पहले अंदर के, फिर उसके बाद उसके बगल का सेल, फिर उसके बगल का सेल, फिर उसके बगल का सेल, ऐसे सारे सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इम्पल्स का जनरेशन होता है। और जैसे ही ये सारी सेल्स, इन सारी सेल्स में इम्पल्स का जनरेशन होता है, ये सारी सेल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये सबसे बाहर वाली सेल सबसे अंदर वाली सेल अपने बगल वाली सेल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बगल वाली सेल उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यानी कि सारी सेल अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, ऐसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये चैम्बर्स दबने लगते हैं। और जब चैम्बर्स दबते हैं, प्रेशर इन चैम्बर्स का इंक्रीज़ होता है, और जो उसकी वजह से वॉल्स जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं और हमारा ब्लड मूव हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड हमारा चला जाता है एओर्टा में, एओर्टिक वॉल्व ओपन होती है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जाता है लंग्स में, पल्मोनरी वॉल्व ओपन होती हैं और ब्लड हमारा लंग्स में चला जाता है। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्शन हमारे हार्ट का होता है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। स्टेप 4 में परकिंजे फाइबर्स में इम्पल्स का जनरेशन होता है, और जैसे ही परकिंजे फाइबर्स में इम्पल्स का जनरेशन होता है, वो सारी सेल्स में इम्पल्स का जनरेशन करवा देती हैं, और सारी सेल हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो वॉल्व्स थी वो ओपन हो जाती हैं और ब्लड हमारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा कंडक्शन होता है। अच्छा, अब जो एट्रियम और वेंट्रिकल, इनका कंडक्शन की वेलोसिटी, इनके मसल्स कंडक्शन की वेलोसिटी होती है 0.3 से 0.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे स्पेशलाइज्ड फाइबर्स हैं उनमें, जैसे कि परकिंजे फाइबर्स, इनमें जो कंडक्शन होता है वो होता है बहुत ही जल्दी कंडक्शन होता है। अभी हमने आपको बताया था एवी नोड में स्लो कंडक्शन होता है, लेकिन परकिंजे सिस्टम जो है, परकिंजे फाइबर्स जो है, इनमें बहुत ही रैपिड कंडक्शन होता है, बहुत ही तेज कंडक्शन होता है। तो इनकी जो स्पीड है वो होती है 0.2 से 4 मीटर पर सेकेंड, 0.2 से 4 मीटर पर सेकेंड। तो देख लीजिए आप, एट्रियम और वेंट्रिकल, इनके जो सेल्स थे उनमें 0.3 से 5 मीटर पर सेकेंड के से कंडक्शन हो रहा था। लेकिन जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेल हैं, स्पेशलाइज्ड सेल किसके होते हैं, परकिंजे फाइबर्स के। इन स्पेशलाइज्ड सेल में 0.2 से 4 मीटर पर सेकेंड से कंडक्शन हो रहा था। तो इस तरह से कंडक्शन होता है, और हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वॉल्व्स ओपन हो जाती हैं।
तो अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो और ये वीडियो दोनों देख के अच्छे से समझ लिया होगा तो अब आपको पूरी कहानी ये समझ में आ रही होगी कि कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होके वापस हार्ट के किस चैम्बर में आता है, किस चैम्बर से किस चैम्बर में जाता है, सारी कहानी आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से ये था हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इसके बाद इसको हम लोग यूज़ करते हैं ईसीजी डिटरमिन करने के लिए। जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हमारे हार्ट में हो रहे थे इसे हम लोग ग्राफ पे देखते हैं, ईसीजी पेपर पे देखते हैं। तो अगर आप लोगों को वो भी समझना है तो हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो आपने पढ़ी ये तो उसमें काम आएगा ही, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से बेसिक्स आपको और बताने पड़ेंगे जिसके बाद आप ईसीजी को समझ में आने लगेगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो खैर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में इतना ही था और मिलते हैं अगली वीडियो में। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी कौन सी कार्डियोटॉनिक्स होती हैं, ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे वो ड्रग्स जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें काम आती हैं, उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप ये वीडियो पूरी देखिए, अच्छे से समझिए और ख़ुद अपने हाथ से नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।